हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। क्योंकि इसकी 3-4 वीडियो हो चुकी है अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में, और अम्ल और क्षार सूचक के बारे में, पीएच मान के बारे में। यह ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर चलता हूं आपको अम्ल क्षार और लवण में। लवण टॉपिक है हमारा साल्ट। साल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हमने अम्ल को सीखा है परबल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बर अम्ल, दुर्बर क्षार। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कौन सा लवण बनाते हैं, क्योंकि लवण भी जो साल्ट है हमारा, उसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग साल्ट है या वीक साल्ट है। तो वो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा साल्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा साल्ट वीक है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं लवण के बारे में। पहले हम लवण की डेफिनेशन आपको समझाते हैं, साल्ट किसे कहते हैं। तो किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से, अगर हम कोई अम्ल लेते हैं और कोई क्षार लेते हैं, उनकी उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला जो होगा ठोस, आयनिक ठोस, वो आपका लवण कहलाएगा। अर्थात किसी अम्ल तथा क्षारक, किसी अम्ल तथा क्षारक, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से, उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया से उदासीनीकरण यानी जब कोई अम्ल कोई क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा तो वहां पर जो ठोस बनेगा अभिक्रिया से, जो प्राप्त आयनिक ठोस होगा, प्राप्त आयनिक ठोस, प्राप्त आयनिक ठोस को, प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लवण कहलाता है। अर्थात किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं, अर्थात लवण कहलाता है। इसके लिए मैं एग्जांपल भी आपको समझाता हूं। कोई भी आप अम्ल ले ले, कोई भी आप क्षार ले ले, जब हम उसका उदासीनीकरण करेंगे तो वहां पर जो प्राप्त होगा लवण, और उसके लवण के बनने में हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? जल भी प्राप्त होगा। इस क्रिया में, इस क्रिया में या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में लवण के साथ, लवण के साथ जल H2O भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात आती है साल्ट की। साल्ट क्या है? कोई भी अम्ल ले और कोई भी क्षार ले, जब दोनों आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे तो उससे प्राप्त जो आयनिक ठोस होगा वो आपका साल्ट कहलाएगा, लवण कहलाएगा। और इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? जल मिलेगा। अर्थात यहां पर हमने लिया अम्ल प्लस क्षार, यहां पर प्राप्त होगा आपको लवण प्लस जल। तो कोई भी अम्ल ले, मैं आपके सामने लेता हूं कोई एक एसिड लिया मैंने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस क्षार कोई सा भी ले लो NaOH। क्योंकि ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं क्षार किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जिनमें OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन उपस्थित होता है वो क्षार है, और जिसमें H हाइड्रोजन धनात्मक आयन प्राप्त उपस्थित होता है वो हमारा अम्ल कहलाता है। तो ये अम्ल है, ये क्षार है। इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करी मैंने, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर सोडियम का क्लोरीन के साथ आपस में जुड़ना, सोडियम का धनायन क्लोरीन का ऋणायन के संपर्क में आकर NaCl बनाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका साल्ट हो गया, अर्थात लवण। प्लस यहां पर इसका हाइड्रोक्साइड आयन और इसका हाइड्रोजन आयन मिलकर बनाएगा क्या? जल बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि उदासीनीकरण की अभिक्रिया की पिछली वीडियो में डेफिनेशन बता चुका हूं कि किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार के साथ
परस्पर अभिक्रिया करने से बनने वाला आयनिक ठोस हमारा क्या है, लवण कहलाता है, और लवण के साथ हमारा क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, बात करते हैं आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार तो आर्हीनियस ने क्या बताया लवण के बारे में कि लवण को जल में घोलने पर, जब हम किसी लवण को जल में घोलेंगे, माने NaCl लिया, सपोज करो NaCl, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जब इस सॉलिड NaCl को एक्वस करेंगे अर्थात इसको जल में घोलेंगे तो ये दो आयनों में टूटेगा, अपने धनात्मक आयन में और अपने ऋणात्मक आयनों में ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सोडियम धनात्मक आयन प्राप्त होगा और क्लोरीन पर ऋणात्मक आयन प्राप्त होगा। तो जो जिस अवयव के ऊपर धनात्मक आयन होगा उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं, और जिसके ऊपर ऋणात्मक आयन होगा उसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन से मिलकर अम्ल बनाएगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर क्षार बना सकता है। तो आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर, लवण को जल में घोलने पर, हमने लवण लिया NaCl, इसको हमने जल में घोला, लवण को जल में घोलने पर यह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यह है अपने आयनों में, आयनों में वियोजित हो जाता है, यह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सोडियम NaCl को हमने जब जल में घोला तो यहां पर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों आयनों में वियोजित हो जाता है, और यह लवण के जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन, यह है जल के विलयन में, यह जल के विलयन में धन आयन तथा ऋण आयन, ऋण आयन देता है, जिसमें धन आयन को, जिसमें धन आयन को भास्मिक या क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक कहते हैं, तथा ऋण आयन को, ऋण आयन को अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे क्षारीय और अम्लीय क्यों कहेंगे? यानी जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वह अपने धनायन और ऋणायन में अवयवों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, और यह जल के विलयन में धनायन भी देगा और ऋणायन भी देगा, जिसमें धनायन जो होगा, जो धनायन होगा वो हमारा क्षारीय मूलक होगा। कौन सा मूलक होगा? क्षारीय मूलक। यह आपका एक मूलक है क्षारीय मूलक, जो क्षार के साथ मिलकर क्षारीय विलयन बनाएगा, और ये अम्लीय मूलक, नेगेटिव आयन को क्या कहेंगे हम? अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं साल्ट यानी लवण क्या होगा कि अम्ल और क्षार के आपस में रासायनिक संयोग से तो लवण बनेगा, और जब हम लवण का जलीय विलयन बनाएंगे, लवण को जल में घोलेंगे, तो वो हमारे धनायन और ऋणायन में टूटेगा, जिसके धनायन को यानी धनायन अवयव को हम क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणायन अवयव को हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है अक्सर कि क्षारीय मूलक, लवण में क्षारीय मूलक या अम्लीय मूलक होता क्या है? तो जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो हमारे दो प्रकार के मूलक प्राप्त होंगे, एक हमारा क्षारीय मूलक होगा, एक हमारा अम्लीय मूलक होगा। तो जिस अवयव के ऊपर धनात्मक आयन होता है वो आपका क्षारीय मूलक कहलाएगा, और जिस अवयव के ऊपर ऋणात्मक आयन होता है वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक है,
तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं जो लवण का फैमिली है, फैमिली ऑफ साल्ट। यानी आप कैसे पहचानेंगे कि कोई लवण किस फैमिली से संबंधित है। हम कैसे बताएंगे कि आपको मैंने बता दिया यहां पर एक NaCl, ये एक हमारे पास लवण है, और दूसरा Na2SO4, ये भी हमारे पास लवण है। एक हमारे पास CaCO3, ये भी हमारे पास एक साल्ट है, और आपके पास Na2CO3, ये भी हमारे पास साल्ट है। यानी बहुत सारे साल्ट हैं। इन साल्टों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये साल्ट किस फैमिली से संबंध रखते हैं, अर्थात ये कौन से परिवार के साल्ट हैं, कौन से परिवार के लवण हैं। तो एक छोटी सी बात इस चीज को डिफाइन कर सकती है। मानो आपने एक KCl ले लिया यहां पर, मानो आपने एक यहां पर NaCl भी ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्लोरीन क्लोरीन, यानी जो दोनों का एक जैसा आयन होगा। अगर दो आपके पास साल्ट है, लवण है, और उनमें से कोई भी एक या तो धन आयन या ऋण आयन एक जैसा है, एक जैसे परिवार से है, तो वो दोनों के दोनों लवण उसी परिवार से संबंधित होंगे। जैसे यहां पर हमने देखा NaCl, और यहां पर देखा हमने सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में सोडियम जो है एक ही फैमिली से संबंधित रखता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि NaCl और Na2SO4 सोडियम परिवार के साल्ट हैं, सोडियम परिवार के लवण हैं। तो इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ साल्ट, लवण का परिवार, लवणों का परिवार, फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट। ये वैसे है तो कुछ नहीं, लेकिन MCQ में आ सकता है। आपको पास दो या दो से ज्यादा साल्ट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन साल्ट की फैमिली क्या है, ये कौन से परिवार से साल्ट संबंध रखते हैं, तो उसको बताएंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि समान धन आयन या समान ऋण आयन, समान धन आयन या समान ऋण आयन वाले, समान धन आयन या समान ऋण आयन मूलक वाले लवण, समान धन आयन या समान ऋण आयन मूलक वाले लवण समान परिवार से संबंध रखते हैं, समान परिवार के होते हैं। यानी जिन लवण पे समान धनायन होगा या समान ऋणायन वाले मूलक होंगे, तो वो उसी समान परिवार के होते हैं, उसी समान परिवार से संबंध रखते हैं। जैसे NaCl और Na2SO4। यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर मैं इसका NaCl लवण का जलीय विलयन करता हूं तो यहां पर Na आयन और Cl आयन प्राप्त होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं Na2SO4 का जलीय विलयन करता हूं तो आपको क्या प्राप्त होगा, Na आयन, सोडियम आयन और S सल्फेट आयन प्राप्त होगा। तो हम इन दोनों साल्ट में, इन दोनों लवण में क्या देखते हैं कि यहां पर समान धनायन या समान ऋण आयन मूलक वाले लवण बन रहे हैं। यानी यहां पर सोडियम के ऊपर सोडियम है इस वाले लवण में और सोडियम है इस वाले लवण में, तो दोनों का मूलक एक जैसा समान धनायन मूलक वाले ये दोनों साल्ट हैं, दोनों लवण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लवण होंगे वो समान परिवार के होंगे, अर्थात जो दोनों का एक जैसा मूलक होगा उसी परिवार से संबंध रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि NaCl और Na2SO4 दोनों सोडियम परिवार के, किसके, सोडियम परिवार के लवण है। किसके लवण है बच्चों, सोडियम परिवार के लवण है। तो इसी प्रकार आप बता सकते हो किसी भी लवण का पहले आप उसके मूलक चेक करो कि उसके मूलक समान है या नहीं, और जो भी समान मूलक के होंगे वो उसी परिवार से संबंध रखते हैं। तो मैं बता सकता हूं यहां पर सोडियम है, यहां पर सोडियम है, तो ये दोनों लवण सोडियम परिवार से संबंध रखते हैं। तो NaCl और Na2SO4 दोनों
सोडियम परिवार के लवण हैं। ठीक है, दोनों NaCl और Na2SO4 दोनों कौन से लवण हैं? सोडियम परिवार से। ऐसी एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ कि NaCl और KCl ये दोनों कौन से परिवार के लवण होंगे? अगर मैं इसमें धनात्मक मूलक देखूं तो सोडियम है, इसमें धनात्मक मूलक धनायन मूलक क्या है? पोटेशियम है। तो ये दोनों तो समान नहीं है। यहां पर मैं ऋणात्मक आयन देखता हूं तो वो क्लोरीन है, यहां पर ऋणात्मक आयन भी क्लोरीन है, तो ये दोनों समान है। तो दोनों लवण कौन से परिवार से संबंधित हुए? फिर क्लोरीन परिवार से, अर्थात ये दोनों NaCl और KCl ये दोनों लवण क्लोरीन परिवार के लवण हैं। किसके? क्लोरीन परिवार के। तो हम लिख सकते हैं इसमें NaCl में और KCl में ये क्लोरीन आयन जो क्लोराइड आयन ये दोनों समान मूलक हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्लोराइड परिवार के लवण हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो आपको सिंपली देख सकते हैं आप, जो भी इन दोनों में समान धनायन होगा या समान ऋणायन मूलक होगा वो दोनों लवण उसी परिवार के होंगे। सिंपल, छोटी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण का पीएच मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं एक टेबल से ही आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पीएच मान और लवण का पीएच मान, चलो देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा? लवण जो बनता है अम्ल और क्षार के रासायनिक संयोग से बनेगा। तो इसके लिए मैं एक आपको टेबल नुमा समझा दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लवण किससे बनेगा? अम्ल और क्षार के मिलने से। किससे बनेगा? अम्ल और क्षार के मिलने से। तो अगर हम परबल अम्ल और परबल क्षार को मिला दें, परबल अम्ल और परबल क्षार को मिला दें प्लस परबल क्षार, जब परबल क्षार मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक लवण बनाएगा बच्चों। और वो जो लवण बनेगा वो आपका कैसा होगा? वो उदासीन लवण होगा। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि परबल अम्ल के परबल क्षार के एक साथ मिलने से जो लवण बनता है वो कौन सा लवण होगा? वो उदासीन लवण होगा। कैसा होगा वो? उदासीन लवण। यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं लवण। तो परबल अम्ल और परबल क्षार के मिलने से कौन सा अम्ल बनेगा बच्चों? उदासीन लवण बनेगा। और उदासीन लवण का पीएच मान क्या होता है? बता सकते हो आप? उदासीन, पीछे में हमने पढ़ा है कि ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। तो उदासीन लवण का भी पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। अगर परबल अम्ल में परबल क्षार मिल जाएगा तो वो लवण बनाएगा उदासीन लवण, और उस लवण का पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं परबल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ, किसके साथ? दुर्बल क्षार के साथ मिलाता हूं, परबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ मिलता है तो वो क्या बनेगा? आपका अम्लीय लवण बनेगा। कौन सा बनेगा? अम्लीय लवण। कौन सा लवण बनेगा बच्चों? अम्लीय लवण। यानी परबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, वो लवण कौन सा होगा? अम्लीय। और अम्लीय लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा बच्चों? अम्लीय लवण। अम्लीय किसे कहते हैं? अम्लीय विलयन। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। इसी प्रकार जो अम्लीय लवण होगा वह लवण जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय लवण कहलाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना, अम्लीय लवण कब बनेगा? जब परबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिलेगा। अगर अम्ल और क्षार दोनों परबल है तो वो उदासीन हो जाएगा। अगर अम्ल परबल है और क्षार दुर्बल है तो वो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन, अगर अम्ल तो दुर्बल ले लें, दुर्बल तो अम्ल हो जाए और परबल क्षार हो जाए, परबल क्षार,
तो दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया परबल क्षार से करते हैं तो वो क्या बनाएगा, क्षारीय लवण बनाएगा। कौन सा लवण बनाएगा बच्चों, वो क्षारीय लवण बनाएगा। और क्षारीय लवण का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि पीछे वीडियो में हम जान चुके हैं कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय कहलाता है, और क्षारीय लवण का पीएच मान भी हमारे 7 से अधिक होगा। ठीक है, जब क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय लवण का पीएच मान भी 7 से अधिक होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं उसमें हमने परबल दो चीज ली, परबल अम्ल और परबल क्षार। मैं एक एग्जांपल यहां करके दिखाता हूं, परबल अम्ल की और परबल क्षार के साथ अभिक्रिया। परबल अम्ल होता हमारा HCl, ये हमारा परबल अम्ल है, इसकी क्रिया परबल क्षार के साथ करता हूं, परबल क्षार होता है आपका NaOH। जब दोनों की अभिक्रिया होगी परबल अम्ल की परबल क्षार के साथ, तो यहां पर जो NaCl बनेगा ये आपका परबल उदासीन लवण होगा। सॉरी, ये जो लवण बनेगा कैसा बनेगा, उदासीन लवण। कभी कभी NaCl का पीएच मान भी पूछता है एग्जाम में। अभी तक तो आपने HCl का पीएच मान पढ़ा होगा कि HCl एक एसिड है तो इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, यही पढ़े। HCl पढ़ा, CH3COH, ये आपका दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल यानी ये भी एसिड है, एसिड का पीएच मान 7 से अधिक कम होता है। तो केवल अभी आपने एसिड पढ़े, अम्ल पढ़े, अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान ये पढ़ा है, अभी हमने लवण का पीएच मान नहीं पढ़ा था। तो कभी कभी एग्जाम में लवण का पीएच मान पूछ लेता है कि NaCl का पीएच मान बताओ। अब आप कब बताएंगे, जब आपको यह पता हो कि NaCl कौन सा लवण है, उदासीन लवण है या अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है। तो यह कब पता चलेगा, जब आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे कि परबल अम्ल परबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं। और ये परबल अम्ल और परबल क्षार की वीडियो में पीछे डाल चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। अम्ल के टाइप में टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ बेस को मैं पढ़ा चुका हूं। परबल अम्ल क्या है, उनके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, परबल क्षार क्या है वो भी मैं बता चुका हूं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उदासीन लवण कौन सा बनेगा, अम्लीय लवण कब बनेगा और क्षारीय लवण कब बनेगा। और इन लवण का पीएच मान आपके उसी प्रकार है जिस प्रकार विलयन का पीएच मान होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के इसमें सारा अम्ल क्षार और लवण वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अम्ल क्षार और लवण लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम कंपाउंड को बनाना सीखेंगे, यौगिकों को बनाना सीखेंगे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसे बनता है, प्रयोगशाला विधि, उसका भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उसका उपयोग। यानी 3 से 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यौगिक का निर्माण, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, व्यंजक चूर्ण है, खाने का सोडा है, धावन सोडा, और एक धावन सोडा यानी बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा। तो इस प्रकार के 6-7 यौगिक हैं, उन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है उसको मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस चैप्टर में जितना हमारा थियोरिकल पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। पीएच पैमाने के ऊपर, पीएच मान के ऊपर न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट वीडियो बचती है इस चैप्टर की जो कि कल आने वाली है। तो हमारे इस सभी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे ओमेगा के साथ। जय हिंद, जय भारत।